Effects of the land revenue policies. Hello students, very good morning to all students. Today's topic which we are going to discuss इफ़ेक्ट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, यानी जो ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज़ अपनाई थी, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। द रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश टर्न द रूरल इकोनॉमी अपसाइड डाउन। ये जो ब्रिटिश जितनी भी ये रेवेन्यू पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने चलाई, अंग्रेज़ों ने चलाई, इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से गिरा दिया। द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स बिकम माइजरेबल एंड देयर वर नो वेलफेयर मेजर्स टू गिव देम रिलीफ। जो कंडीशंस थी पीजेंट्स की, यानी जो आपके मजदूर थे, उनकी कंडीशन जो थी वो काफ़ी दयनीय हो गई, माइजरेबल हो गई, और कोई भी उनकी भलाई के लिए जो रिलीफ के लिए उनको राहत पहुंचाने वाले कदम जो थे वो सरकार के द्वारा नहीं उठाए गए। एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द इमरजेंस ऑफ द मनी लेंडर एज अ पावरफुल क्लास इन रूरल सोसाइटी एंड इकोनॉमी। जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखाई दिया, मतलब एक नया सुधार जो हुआ, वो के सुधार कह नहीं सकते, एक डेवलपमेंट हुआ, एक प्रोग्रेस हुई, वो ये था कि जो अब मनी लेंडर था, जो साहूकार था, अब वो ग्रामीण सोसाइटी का, ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था का सबसे पावरफुल व्यक्ति बना दिया गया, क्योंकि अब सभी मनी लेंडर, साहूकार ही जो था वही सबको उधार देता था पैसा, ठीक है, और अगर कोई उधार नहीं चुका पाता था तो उसकी ज़मीन नीलाम करवा देता था। द पीजेंट्स हु वर unable to pay the revenue took money on interest from the money lender. They had to mortgage their land and pay very high rates of interest. देखो, मान लो कोई मजदूर ने कर्ज लिया मनी लेंडर से, साहूकार से, और वो अनेबल हो गया, वो समय पे रेवेन्यू अनेबल टू पे द रेवेन्यू टू मनी ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम द मनी लेंडर। और मान लीजिए जो पैसा लिया था उसने इंटरेस्ट पे मनी लेंडर से, ब्याज पे, वो उसे नहीं चुका पाया। भाई रेवेन्यू चुकाने के लिए उसने लिया था अंग्रेज़ों को रेवेन्यू देने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं चुका पाया, तो उसको क्या करना पड़ता था, मॉर्टगेज दियर लैंड, अपनी भूमि को भाई उनको देना पड़ता था, साहूकार को देना पड़ता था, और बहुत ही हाई रेट में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था। मॉर्टगेज माने होता था बंधुआ मजदूर बन के, उनके अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बन के उसे काम करना पड़ता था, क्योंकि उसकी ज़मीन तो अब साहूकार के हाथ में चली जाती थी, और उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था। अल्टीमेटली दे वर अनेबल टू पे बैक द मनी लेंडर। और फिर क्या होता था कि फिर मान लो अगर वो और नहीं दे पाए मनी लेंडर को, तो हु वॉज नो लेस ऑपरेसिव देन द ब्रिटिश, तो वो भी ब्रिटिशर से कम अत्याचारी नहीं हुआ करते थे, साहूकार भी, वो भी ऑपरेसिव माने अत्याचारी, वो भी उतने ही अत्याचारी थे जितने कि ब्रिटिशर्स थे। जैसे ब्रिटिशर्स अंग्रेज अत्याचार करते थे आपके भारतीयों पर, भारतीय मजदूरों पर, वैसे ही साहूकार भी वैसे ही थे, ठीक है। द पीजेंट्स मोस्टली लॉस देयर लैंड, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर जो होते थे वो अपनी भूमि खो ही देते थे, क्योंकि भाई कर्ज चुकाने के, ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देने के लिए उन्होंने कर्ज लिया, और फिर उस कर्ज को पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी कमाई ही नहीं होती थी, और उनको फिर बॉन्डेड लेबरर्स, उनके साहूकारों के जो फार्म्स होते थे, जो आप उनके लैंड होते थे, फार्म हाउस वगैरह होते थे, उन पर उनको मजदूर, बंधुआ मजदूर बनकर काम करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो कृषि जो था उसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ, मतलब उसमें आपका नया कह सकते हैं कि उसमें भी एक जो आपका आगे उसमें जो एडवांसमेंट आया, ठीक है, एग्रीकल्चर में, उसे कॉमर्स की तरह से यूज़ करने लगा, मतलब उसे बिजनेस के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, खेती का बिजनेस पर्पज़ के लिए। कैसे, देखिए, This was yet another result of the British economic policies in India towards the end of the 18th century. ये एक दूसरा रिजल्ट था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का भारत में आपका 18th सेंचुरी के ख़त्म होने तक। द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स, अच्छा, ये जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कि जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और गुड्स हैं उन्हें पीजेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी मजदूरों के द्वारा जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं और गुड्स हैं, जो माल हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, मजदूरों के द्वारा,
फॉर सेल इन द मार्केट, मार्केट्स में बेचने के लिए, एंड नॉट फॉर देयर ओन कंजप्शन, ये नहीं कि वो खुद के कंजप्शन के लिए, अपने सेवन, कंजप्शन माने अपने उपयोग के लिए नहीं उसको उगाएंगे, वो उसे प्रोड्यूस करेंगे मार्केट्स में बेचने के लिए। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और ये जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन था ये शुरू हुआ आपका ब्रिटिश रूल पे। मतलब ये इसमें क्या था कि जो पीजेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने खेतों में ऐसी चीज़ें उगाएंगे जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब सेल के लिए, जिनको बेच सकते हो, ठीक है, और ना कि अपने उपयोग के लिए। द पीजेंट हैड टू पे रेवेन्यू इन कैश, और जो पीजेंट्स थे अब उनको रेवेन्यू जो होना होता था, चुकाना होता था, वो कैश में देना होता था। दस दे हैड टू सेल ऑफ देयर हार्वेस्टेड क्रॉप, तो फिर उनको जो अपनी भाई जो उनकी हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती थी, मतलब जो उनकी जिन फसलों को उन्होंने काटा होता था उनको उन्हें बेचना पड़ता था। द पीजेंट्स डिड नॉट गेट अ प्रॉपर प्राइस ऑफ हिज प्रोड्यूस, और जो पीजेंट था, जो मजदूर था, उसे जितना भाई उस प्राइस होना चाहिए, उसका जितना मूल्य होना चाहिए उस वस्तु का, उसका अकॉर्डिंग उनको प्राइस अंग्रेज नहीं देते थे। ही हैड टू सेल एट अ लो प्राइस टू गेट कैश, और उन्हें इसीलिए अपनी फसलों को लो प्राइस में, सस्ते दामों में ही बेचना पड़ता था कैश प्राप्त करने के लिए। दिस लेट द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स विच गॉट हिम मोर मनी। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि वो जो अपनी जैसे आपका क्रॉप्स जैसे गेहूँ, चावल और ये सब उगाते थे, तो इस पे उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता था, और उनको सस्ते में अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसलों को बेचना पड़ जाता था, ठीक है। और अंग्रेज़ों का रेवेन्यू चुकाने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए उन्हें अपनी फसलों को सस्ते में बेचना पड़ता था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि फार्मर्स जो थे, जो किसान थे, उनको अब और पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो अपने 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे थे, या अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या हुआ, फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उन्होंने सोचा कि उगाया जाए, जिससे उन्हें और पैसा मिले। भाई ब्रिटिशर्स ने कहा आप लोग कैश क्रॉप उगाइए। कैश क्रॉप मतलब जैसे टबैको उगाइए, कॉटन उगाइए, शुगर केन उगाइए, टी उगाइए, कॉफ़ी, जूट, ऑयल सीड, पेपर, cinnamon and indigo were sold in the market for ready cash। मतलब आपको इन चीज़ों को अगर आप उगाएंगे तो आपको तुरंत ही कैश मिलेगा। लेकिन अब बताइए, क्या अब इन सब चीज़ों को उगाने पर उनके घर का तो अनाज नहीं उग पाएगा ना भाई, ठीक है, इन सब चीज़ों को उगाएंगे, वो उनको कैश मिलेगा, लेकिन वो अपने घर के लिए, खुद के लिए भी चावल, आटा और ये चावल, गेहूँ, ये सब तो नहीं उगा पाएंगे ना, इस सब का तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। द पीजेंट्स रिजॉर्टेड टू ग्रोइंग दीज इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। अब पीजेंट्स जो थे, जो मजदूर जो थे, वो मजबूर थे इन क्रॉप्स को उगाने के लिए फूड क्रॉप्स के बजाय, टू फुलफिल द डिमांड फॉर कैश रेवेन्यू। मतलब कैश रेवेन्यू मतलब जो कैश में टैक्स देना होता था, इसको पूरी करने के लिए, इस डिमांड को, इस मांग को पूरी करने के लिए वो मजबूर थे कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए। देयर वॉज अ चेंज फ्रॉम कल्टिवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टिवेशन फॉर द मार्केट, फ्रॉम ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक चेंज आया, एक बदलाव आया। पहले खेती की जाती थी, मतलब किसान जो करते थे वो अपने कंज्यूम के लिए करते थे, भाई अपना घर चलाने के लिए करते थे, और उसमें ऐसे ही थोड़ा बहुत बेच देते थे, ठीक है। अब उनको काम उगाना था, कल्टीवेशन करनी थी मार्केट के लिए, कृषि जो करनी थी वो भाई बाज़ारों के लिए करनी थी। अब वो ग्रेन्स से, अनाजों से कैश क्रॉप पे आ गए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंसर्न। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका तो भाई कंसर्न जो था वो ट्रेड करने का था, व्यापार करने का निश्चय था। दे encourage commercial agriculture by forcing the farmers to grow cash crops like cotton, tea, sugar cane, indigo etc। उन्होंने क्या किया, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को इनकरेज किया, बढ़ावा दिया कि ठीक है ये जो एग्रीकल्चर हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और फार्मर्स को फोर्स किया, उन पर ये जोर दिया कि वो कैश क्रॉप्स को उगाएं, जैसे कॉटन है, टी है, शुगर केन, इंडिगो, इन सब को उगाएं। दिस दे ब्रॉट एट वेरी लो प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर। इसको क्या करते थे, वो किसानों से बहुत सस्ते दामों पे ख़रीद लेते थे और इन्हें एक्सपोर्ट कर देते थे इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इन्हें एक्सपोर्ट कर देते थे, और वहाँ पे इनको यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी महंगे दामों में बेच दिया जाता था, या इंग्लैंड में काफ़ी महंगे दामों में बेच दिया जाता था, और काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा मुनाफे को वो अंग्रेज इससे कमाते थे। देखिए इंडिगो कल्टीवेशन, इंस्टेंट इंडिगो क्या है समझ रहे हैं। इंडिगो
एक प्लांट ही है आपका, एक कैश क्रॉप है ये आपका, ठीक है, जिसका इस्तेमाल डाई बनाने के लिए किया जाता है। पहले के समय में रंग बनाने के लिए एक ब्लू कलर का एक काफ़ी गाढ़ी डाई बनती थी, काफ़ी अच्छे रंग की ब्लू कलर की, जिसका यूज़ किया जाता है कपड़ों को रंगने वगैरह में, ठीक है। इंडिगो इज़ अ नेचुरल ब्लू डाई, और ये नेचुरल ब्लू डाई थी जो ओरिजिनली एक्सट्रैक्ट की जाती थी फ्रॉम द इंडिगो एंड वोड प्लांट। और ये इंडिगो और वोड प्लांट्स, दो प्लांट्स होते थे, एक था इंडिगो और दूसरा था वोड। ये दो पौधे थे जिनसे एक नेचुरल ब्लू डाई थी, प्राकृतिक कलर की ये डाई थी, जिसका इस्तेमाल कपड़ों को रंगने वगैरह में किया जाता था। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वॉज वेल सूटेड फॉर इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेशन। जो भारत का जलवायु जो थी वो इंडिगो प्लांट के कल्टिवेशन के लिए पूरी तरीके से वेल सूटेड थी। इट वॉज टेकन टू द यूरोपियन मार्केट वेयर इट वॉज सोल्ड एट हाई प्राइसेस। इसको यूरोपियन मार्केट में ले जाया जाता जहाँ इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी। इंडिगो की यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मांग थी, क्योंकि इसका रंग बहुत ही अच्छा होता था, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इसका रंग जो था काफ़ी ब्राइट होता था और लोगों को भी पसंद आता था। तो इसकी मांग यूरोपियन कंट्री मार्केट में बहुत ज़्यादा थी और ये काफ़ी महंगे रेट पे बिकता था। कॉन्सिक्वेंटली वोड वॉज यूज फॉर ब्लू डाइज। हालांकि उसी तरीके से वोड एक प्लांट था, उसका भी यूज़ होता था ब्लू डाई के रूप में, लेकिन वोड जो था वो उतना अच्छा नहीं होता था, उतना बेहतरीन नहीं होता था, ये थोड़ा सा डल होता था। हाउएवर क्लॉथ डायर्स प्रीफर्ड इंडिगो। लेकिन जो क्लॉथ डायर्स थे, मतलब जो कपड़ों की रंगाई करते थे, वो लोग इंडिगो को प्रीफर्ड करते थे, इंडिगो को ज़्यादा पसंद करते थे, बिकॉज इट गेव अ रिच ब्लू कलर एज़ कम्पेयर टू वोड। क्योंकि ये जो था ये ज़्यादा चटक रंग देता था, ज़्यादा बढ़िया रंग देता था वोड के कंपैरिजन में। वोड उतना अच्छा कपड़ों को रंग नहीं दे पाता था जितना कि इंडिगो दे पाता था। The Industrial Revolution further increased the demand for indigo since the cloth factories in Britain spinning out bales of cloth needed indigo for dyeing। देखिए अब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, वो फर्दर उसमें जो डिमांड थी इंडिगो की वो और बढ़ गई। चूँकि क्या हुआ था, क्लॉथ फैक्ट्रीज़ जो थी, कपड़ों की जो फैक्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में, उन्होंने कपड़ों की बेल्स मतलब कपड़ों की थानों को ज़रूरत होने लगी। अब बड़ी बड़ी जो स्पिनिंग मतलब ये आपका जो कपड़े स्पिनिंग मशीन वगैरह जहाँ पे कपड़ों को बनाया जाता था, ठीक है, टेक्सटाइल वगैरह जो थी, उन्होंने स्पिनिंग और बेल्स ऑफ क्लॉथ मतलब बड़े बड़े कपड़ों को की बेल मतलब थाने ही शुरू कर दी बनाना, जिसके और उस पर इंडिगो का यूज़ करने लगे डाई करने के लिए, उसको कलर करने के लिए। इन द लेट 18th सेंचुरी, आपका 18वीं शताब्दी में इंडिगो सप्लाईज फ्रॉम द अमेरिका डिक्लाइंड, ठीक है। आपके 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में इन द लेट 18th सेंचुरी इंडिगो सप्लाईज फ्रॉम द अमेरिका डिक्लाइंड। और ये जो इंडिगो था वो जब अमेरिका डिक्लाइन हो गया, मतलब नष्ट हो गया था उस समय, तो इंडिगो सप्लाई की जाती थी, सप्लाईज फ्रॉम द अमेरिका डिक्लाइंड। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं, यहीं से हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे और यहाँ समझाएंगे कि क्या ये आपका मतलब है इंडिगो सप्लाईज फ्रॉम द अमेरिका डिक्लाइंड नेक्स्ट क्लास में।